सुप्रभात प्यारे विद्यार्थियों। आज हम अपने पाठ्यक्रम बसंत भाग 3 के दौरान आपके छठे पाठ की ओर आगे बढ़ रहे हैं, जो एक कविता है। कविता का शीर्षक है भगवान के डाकिए, जिसके कवि हैं राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर। रामधारी सिंह दिनकर जैसे महान कवि और लेखक, जिनका जन्म होता है 26 सितंबर 1908 को बिहार के बेगूसराय जिले के सिमरिया गांव में। उनकी कविताएं जोश, क्रांति, विद्रोह और आक्रोश के भावों से भरी नजर आती है। प्यारे विद्यार्थियों, उन्होंने रश्मिरथी, परशुराम की प्रतीक्षा, उर्वशी जैसी महान रचनाएं लिखी। रामधारी सिंह दिनकर, जिन्हें उर्वशी के लिए भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार तथा संस्कृति के 4 अध्याय के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। साथ ही साथ उन्होंने भारत सरकार से पद्म विभूषण जैसे उपाधि भी प्राप्त किया। चलिए आज की कविता उन्हीं के द्वारा रचा गया भगवान के डाकिए की ओर हम आगे बढ़ते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, यह एक बहुत ही 2 पंक्ति वाली केवल छोटी सी कविता है, जिसका मूल वस्तु है वसुधैव कुटुंबकम, यानी संपूर्ण संसार एक कुटुंब यानी एक परिवार है। इसमें कवि ने पर्यावरण के 2 महत्वपूर्ण तत्व पक्षी और बादल दोनों के माध्यम से पूरे विश्व को शांति, प्रीति और मैत्री का संदेश दिया है। उसके साथ ही साथ भगवान के डाकिए कविता में कवि रामधारी सिंह दिनकर ने पक्षी और बादल को भगवान के डाकिए कहा है। डाकिए अर्थात संदेश वाहक, जो संदेश को एक जगह से दूसरे जगह लेकर आता है। कवि के अनुसार ये एक देश के संदेश को दूसरे देश तक पहुंचाते हैं। भले ही हम उनके पत्रों को न समझ पाएं, लेकिन पर्वत, पेड़ पौधे और पानी आदि इनकी चिट्ठियां आसानी से पढ़ लेते हैं। कवि के अनुसार हवाओं में तैरती बादल और बादलों पर उड़ते पक्षी एक देश की खुशबू को और भाव को दूसरे देश तक ले जाते हैं। अब आगे बढ़ते हैं कविता की ओर। कविता की पहली पंक्ति है, पक्षी और बादल ये भगवान के डाकिए हैं, जो एक महादेश से दूसरे महादेश को जाते हैं। हम तो समझ नहीं पाते हैं, मगर उनकी लाई चिट्ठियाँ पेड़ पौधे, पानी और पहाड़ बाँचते हैं। कठिन शब्द के लिए हम यहाँ बाँचते को ले सकते हैं। बाँचते का अर्थ है पढ़ पाना या समझ पाना। इस पंक्ति का भावार्थ है, भगवान के डाकिए कविता की इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि आसमान में तैरते बादल और पक्षी भगवान के डाकिए हैं। ये एक देश से उड़कर दूसरे देश तक जाते हैं। इनके लिए एक देश की सीमा या दायरा बिल्कुल नहीं होता। ये एक देश से उड़कर दूसरे देश तक पहुंचते हैं। ये एक देश से उड़कर दूसरे देश तक पहुंचकर शांति और मैत्री का संदेश देते हैं और खास संदेश का आदान प्रदान करते हैं। यह संदेश हम समझ नहीं पाते, लेकिन भगवान के संदेश को पर्वत, जल, पेड़ पौधे आदि बखूबी समझ लेते हैं। यानी इस पंक्ति के माध्यम से कवि हमें संदेश दे रहे हैं कि जिस प्रकार एक पंछी के लिए देश की सीमा नहीं रहती, वो बिना किसी भेदभाव के एक देश की सीमा से उड़कर दूसरे देश को पहुंचती है। संदेश एक ही तरह होता है। दूसरों एक सीमा से दूसरे सीमा में वो कभी भेदभाव नहीं करती। यानी इसमें वो भेदभाव को भूलकर एक साथ मिलकर रहने का संदेश इस कविता के इस पंक्तियों के माध्यम से कवि हमें देना चाहते हैं। कविता की अगली पंक्तियों की ओर हम आगे बढ़ते हैं। हम तो केवल यह आंकते हैं कि एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है और वह सौरभ हवा में तैरते हुए
पक्षियों की पंखों पर देता है और एक देश का भाप दूसरे देश में पानी बनकर गिरता है। इन पंक्तियों का भावार्थ है, रामधारी सिंह दिनकर जी ने यहाँ हमें प्रकृति की महानता के बारे में बताया है। हम तो धरती के सीमाओं में धरती को सीमा में बांट लेते हैं, लेकिन प्रकृति यानी कि धरती के लिए सब एक समान है। इसलिए एक देश की धरती अपनी सुगंध दूसरे देश को भेजती है और ये सुगंध पक्षियों के पंखों पर बैठकर यहाँ वहाँ फैलती है और एक देश की भाप दूसरे देश में पानी बनकर गिरता है या बरसता है। इस संदर्भ में एक कवि ने बहुत सुंदर तरीके से अपने भावों को व्यक्त किया है, जिसके माध्यम से हम इन भावों को समझ सकते हैं कि देश की सीमाओं को बांटना, एक जगह से दूसरी जगह को अलग करना कितना दुखदाई होता है, वो इन पंक्तियों के माध्यम से अपने दर्द को बता रहे हैं। इन दोनों कविताओं को हम एक साथ समेट के तुलनात्मक अध्ययन कर सकते हैं। इस मत बांटो इंसान को की छोटी सी पंक्ति में हम समझ सकते हैं कि हमने मंदिर और मस्जिद, गिरजाघर के जरिए अपने भगवान को बांट लिया है, दीवारों के जरिए अपनी सीमा को बांट लिया है। मन के भेदभावों से अब इंसान भी बढ़ चुके हैं, परंतु प्रकृति के अवयव, प्रकृति के अंश आज भी कभी भी किसी को अलग नहीं समझते। वो दुनिया को, पूरे पृथ्वी को एक समझते हैं, तब आज ये दुनिया टिकी हुई है। इसीलिए आपसी भेदभाव को छोड़ के यह कविता हमें शांति और मैत्री का वार्ता देती है और साथ ही साथ प्रकृति को रक्षा करने की और आगे ले जाने में, इस संदेश को आगे बढ़ाने में वाहक बनने का संदेश देती है। यह कविता प्रकृति को हमेशा सुरक्षित रखने की ओर प्रेरित करती है, क्योंकि प्रकृति है तब हम हैं, वरना मनुष्य समाज का कोई अस्तित्व नहीं है। यही इस कविता का संदेश है। धन्यवाद।